दोस्तों नमस्ते। एक बहुत ही छोटा सा बिंदु और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु ही माना जाता है साइकोलॉजी में। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर ये पुनर्बलन की अवधारणा क्या है। तो मैं कंप्लीटली समझा रहा हूँ आपको वास्तव में रीइंफोर्समेंट क्या है, ये पुनर्बलन क्या है। इंग्लिश में अपन पुनर्बलन को क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे सीटेट के अपन एग्जाम्स देखते हैं या अभी स्कूल व्याख्याता के जो पेपर हुए हैं उनमें इस छोटे से बिंदु के ऊपर लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है। वैसे तो देखो साइकोलॉजी में बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन उनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको उन कंप्लीट अवधारणाओं के बारे में, चाहे वो छोटे से शब्द हैं, आपको मैं एक एक चीज को एकदम से क्लियर करूं। ठीक है, तो पुनर्बलन अवधारणा क्या है, रीइंफोर्समेंट अवधारणा क्या है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जब हम पुनर्बलन सिद्धांत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत। तो सिद्धांत की जब अपन बात करते हैं तो वहां तो कौन आता है, सीएल हल आता है, जिसको अपन प्रबलन सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन पुनर्बलन अवधारणा को मनोविज्ञान में और अधिगम में सबसे अधिक प्रयोग करने वाले, सबसे अधिक ध्यान दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, स्किनर थे। कौन थे, स्किनर। याद रखना थोड़ा सा फर्क है। प्रबलन सिद्धांत की बात करते हैं वहां आता है सीएल हल। कौन आता है, हल आ जाता है। और जब अपन पुनर्बलन अवधारणा, रीइंफोर्समेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी पुनर्बलन पे सबसे अधिक बल किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। स्किनर का सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसको अपन क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। वो अलग डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ केवल अपनी इस अवधारणा को समझ रहे हैं। तो स्किनर की अवधारणा है पुनर्बलन अवधारणा। समझना है, किसी भी बिंदु को पढ़ने से पहले माइंड में इमेज क्रिएट करें कि वास्तव में मैं इसको क्यों पढ़ूं, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। जैसा मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल में यहाँ से खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं। अब प्रश्न कैसे आ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि मैं कैसे इस बिंदु को पढ़ के जाऊं ताकि मेरा कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में गलत नहीं हो। इसलिए हमें एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई, स्किनर ने अवधारणा दी है पुनर्बलन की अवधारणा। प्रश्न यहां से जो पूछे जाते हैं वो दोस्तों 2 से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, पुनर्बलन का मतलब क्या है। देखिए, पुनर्बलन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी क्रिया को करने से, ठीक है, अनुक्रिया की जब शक्ति में वृद्धि होती है, कोई भी क्रिया कार्य को करने से, जिस उद्दीपक के देने से उस क्रिया करने की जब शक्ति वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो किसी क्रिया की करने की शक्ति में जब वृद्धि जो करता है उस अवधारणा को अपन क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। तो क्रिया की शक्ति में जो वृद्धि करने वाली अवधारणा है वो कॉन्सेप्ट कहलाता है रीइंफोर्समेंट। समझ में आ गया पुनर्बलन क्या है, यानी जिसके देने से हमारी अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। ये तो इसका सामान्य अर्थ है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ से, तो प्रश्न पूछने का जो एग्जामिनर का तरीका है वो आजकल, पहले नॉर्मल प्रश्न पूछता था कि साहब पुनर्बलन की अवधारणा को सबसे अधिक महत्व किस सिद्धांत में दिया गया है, स्किनर ने दिया है। सिद्धांत का नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, लेकिन आजकल इसके अंदर से प्रश्न पूछ रहा है कि वास्तव में ये पुनर्बलन क्या है। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, इसको आपको हल्का सा समझना है पूरा का पूरा। ये क्या है पुनर्बलन, तो इसको समझिए थोड़ा सा। पुनर्बलन की जब अपन बात करते हैं तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक। कौन सा होता है, सकारात्मक। और एक होता है दोस्तों नकारात्मक। मुख्य रूप से जब प्रकार के अपन चर्चा कर रहे हैं तो 2 प्रकार हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। प्रश्न दोनों पे ही पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न आएगा, समझना है। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि किसी उद्दीपक को देने से उस अनुक्रिया की जब बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब जिसको देने के बाद वो अनुक्रिया जो है हम बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं, 2 घंटे का कार्य हम 1 घंटे में करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब वो पुनर्बलन कौन सा है, सकारात्मक। लेकिन केवल सकारात्मक के अर्थ के ऊपर प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको इसकी गहनता से इसके अंदर जाना पड़ेगा कि वास्तव में इस पर प्रश्न कैसे पूछेगा। सकारात्मक का मतलब क्या हो गया, प्रशंसा दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, धन संपत्ति, ये सब जो है ये अपने क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। धनात्मक भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धनात्मक कह दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सकारात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव। तो सकारात्मक धनात्मक मतलब क्या, जिसके देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी उद्दीपक के देने से अनुक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, धनात्मक है। अब प्रश्न यहां से नहीं आ रहा, प्रश्न यहां से आ रहा है कि इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी,
और एक होता है द्वितीयक। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, इसको आप गौण भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब इन दोनों को समझना है, प्रश्न यहाँ से पूछेगा। कई बार ऐसा प्रश्न आया, जैसे 2017-18 का जो केवीएस का पेपर था उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि एक टीचर बच्चे को प्रशंसा प्रदान करता है, वो कौन से प्रकार का पूर्ण बलन है, वो प्राथमिक है या द्वितीयक है। एक टीचर क्लास में बच्चा जब फर्स्ट आता है तो उसको एक गोल्ड मेडल प्रदान करता है, पुरस्कार देता है, वो कौन सा है, प्राथमिक या द्वितीयक। तो हमारे जहन में बार बार ये चीज़ आता है कि यार प्रशंसा दे रहा है, पुरस्कार प्रदान कर रहा है, तो वो क्या होगा, प्राथमिक। नहीं, वो प्राथमिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इनका अर्थ समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, सकारात्मक का मतलब पूछ लिया आपको, पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव के दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब क्या होगा, प्राथमिक का मतलब होता है कि जो हमारी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारी जन्मजात या जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो पूर्ण बलन कौन सा कहलाता है, प्राथमिक कहलाता है। समझ में आ रही है बात। आपको भूख लग रही है और मैंने आपको भोजन दिया, ये आपके लिए कौन सा पूर्ण बलक है, प्राथमिक है। आपको प्यास लग रही है और मैंने पानी पिलाया, कौन सा पूर्ण बलक है, प्राथमिक पूर्ण बलक है, ठीक है। आपको नींद आ रही है और मैंने आपके सोने की व्यवस्था कर दी, कौन सा पूर्ण बलक है, प्राथमिक है। तो जहां जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की जहां पूर्ति होती हो, चाहे वो भोजन है, चाहे वो पानी है, चाहे वो काम है, चाहे वो नींद है, चाहे वो मलमूत्र त्याग है, ये सब कौन सा पूर्ण बलक कहलाएगा दोस्तों, प्राथमिक कहलाएगा। समझ में आ गया। प्राथमिक का तात्पर्य क्या है, जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो पूर्ण बलक कौन सा कहलाता है, प्राथमिक कहलाता है। द्वितीयक को आपको समझना है, द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब गौण। अब प्राथमिक के अंतर्गत तो क्या हो गया, जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सब पूर्ण बलन कौन से हो गए, प्राथमिक हो गए। द्वितीयक या गौण का मतलब क्या समझना आपको, द्वितीयक का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको पूछा कि एक टीचर ने बच्चे को प्रशंसा प्रदान की, पुरस्कार प्रदान किया, वो कौन सा पूर्ण बलक है। तो जो प्रशंसा और पुरस्कार है वो याद रखना कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्राथमिक वो होता है जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको अपन प्राथमिक बोलते हैं, चाहे वो भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, ये सब हमारे प्राथमिक पूर्ण बलक हैं। और द्वितीय कौन से होते हैं, जो टीचर एक प्रशंसा प्रदान करता है, पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। ये सब जो पूर्ण बलन होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, द्वितीयक में। एग्जाम्पल कैसा भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए साहब। प्राथमिक का मतलब जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, द्वितीय का मतलब जो बाहरी रूप से टीचर द्वारा दी जाता है, वो पूर्ण बलक कौन सा होता है, द्वितीयक। ये क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक के ऊपर बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि साहब ये नकारात्मक पूर्ण बलन क्या होता है। पॉजिटिव में तो क्या होता है, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें प्रशंसा भी है, पुरस्कार भी है, धन भी है, भोजन भी है, सब आगे, ठीक है। नकारात्मक को थोड़ा सा समझिएगा आप। कई बच्चे नेगेटिव का मतलब, नकारात्मक का मतलब अलग वे में ले जाते हैं। नकारात्मक का मतलब है इसको पॉजिटिव में तो क्या कर रहे हैं, उसको देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है, और नकारात्मक में क्या जाएगा, जिसके हटाने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। नकारात्मक मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जिसके हटाने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, वो नकारात्मक या ऋणात्मक पूर्ण बलन है। और धनात्मक का मतलब होता है जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां अंतर क्या आ रहा है, ये उद्दीपक वो है जो अनुक्रिया करने के बाद या अनुक्रिया करने के बाद हम जैसे उसको हटा लेते हैं, तो उस अनुक्रिया की संभावनाओं में क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। तो ये भी अनुक्रिया को क्या कर रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। ये अनुक्रिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, दोनों ही अनुक्रिया को बढ़ा रहे हैं। चालू हो गया। तो दोस्तों धनात्मक में हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक क्या होता है, जैविक क्या होता है, इनकी अपनी चर्चा कर ली। और द्वितीय का मतलब गौण, जो बाहरी रूप से टीचर द्वारा प्रदान किया जाता है। तो नकारात्मक का मैं बता रहा था आपको, नकारात्मक का तात्पर्य क्या होता है, जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पॉजिटिव में तो क्या हो रहा है, हम बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, उससे अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। और नकारात्मक का मतलब है जिसके हट जाने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। समझ में आ रहा है। जैसे तेज धूप, अभी स्कूल गया था, कॉमर्स में प्रश्न आया था, तेज धूप है, उस तेज धूप से बचने के लिए हमने काला चश्मे का प्रयोग किया। तो ये कौन सा पूर्ण बलक है, ये है तो नकारात्मक,
ये पुनर्बलन तो नकारात्मक है, लेकिन उस तेज धूप से बचने के लिए उसका प्रयोग किया तो वो आप हटा रहे हो वातावरण से, उसको क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। तो जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भी सर्दी से बचने के लिए अपन हीटर का प्रयोग कर रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए अपन ऊनी स्वेटर का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उस सर्दी को अपन हटा रहे हैं, किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वो पुनर्बलन दोस्तों कौन सा होता है, नकारात्मक होता है। पॉजिटिव में सिंपल सी बात याद रखना, जिसको देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ती हैं, और यहां क्या होता है, जिसको हटा देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो तेज धूप से बचने के लिए मैंने काला चश्मा पहना, ये मैंने धूप को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया, है नकारात्मक है, ठीक है। सर्दी से बचने के लिए मैंने गर्म हीटर का प्रयोग किया, सर्दी से बचने के लिए मैंने ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है, ऋणात्मक नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। जब मैं स्किनर का सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा, चूहे और कबूतर का जब प्रयोग पढ़ेंगे, तो जैसे हमने वहां बिजली का आघात दिया, तो बिजली का आघात देने से अनुक्रिया की संभावनाएं जो हैं वो कम होती हैं, और जैसे बिजली के आघात को हमने हटा दिया तो अनुक्रिया की संभावनाएं क्या हो गई, बढ़ गई। जिसके हटने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वो पुनर्बलन कौन सा कहलाता है, नकारात्मक। समझ में आ गया, हट जाने से अनुक्रिया की संभावनाएं और ये देने से अनुक्रिया की संभावनाएं। तो अनुक्रिया की संभावनाएं तो दोनों में बढ़ रही हैं। कई बार प्रश्न आता है कि सर नुकसान किस में हो रहा है, धनात्मक में भी अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ रही हैं, अनुक्रिया गति में वृद्धि हो रही है, और ऋणात्मक में भी अनुक्रिया गति कम नहीं हो रही है, इसमें भी अनुक्रिया गति दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों का अर्थ आपके समझ में आना चाहिए। एक प्रश्न और बच्चों का दिमाग में आता है कि सर क्या ये दंड जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा क्या? दंड को नकारात्मक पुनर्बलन में शामिल नहीं किया जाता। ये अलग बात है कि स्कूल व्याख्याता में इस बार ये प्रश्न पूछा गया है और बड़ा विवादित रहा है, उत्तर क्या माना गया है क्या नहीं माना गया एक अलग मुद्दा है, लेकिन दंड ऋणात्मक पुनर्बलन में, नकारात्मक पुनर्बलन में नहीं आएगा। दंड जो है वो अनुक्रिया की शक्ति को कम करता है, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया की शक्ति को कम नहीं करता है। तो दंड नकारात्मक पुनर्बलन से क्या माना गया है दोस्तों, अलग माना जाता है। नहीं, दंड को अपन नकारात्मक पुनर्बलन नहीं कहेंगे। दंड का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये दोनों अनुक्रिया की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, चाहे नकारात्मक है चाहे धनात्मक है, लेकिन दंड जो है वो अनुक्रिया की शक्ति को क्या करता है, घटाता है। क्या करता है, घटाता है, ठीक है। कि जैसे अपन जुर्माना लगाते हैं, आप लेट आए और आपको जुर्माना लगाया, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे जुर्माना लगाया, एक प्रकार से क्या है, दंड है। ये क्या है, एक प्रकार से दंड है। तो दंड से अनुक्रिया, कई बार दंड भी वृद्धि कर देता है, वो एक अलग मुद्दा है, हमारे स्वभाव पर डिपेंड करता है, लेकिन दंड को नकारात्मक पुनर्बलन से क्या माना गया है, अलग माना गया है, क्योंकि अनुक्रिया की शक्ति जो होती है इससे कमजोर होती है, वो अनुक्रिया अपन नहीं करेंगे, ठीक है, दंड से बचने के लिए। तो दंड इन दोनों की अवधारणाओं से क्या है, अलग। अब मैं छोटी सी एक चर्चा और कर रहा हूं इसके साथ। ये तो मूल रूप से आपके समझ में आ गया पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है। इसी के साथ एक अवधारणा मैं आपको समझा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और जिसके ऊपर खूब सारे प्रश्न भी यहां से पूछे जा रहे हैं, खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसके ऊपर, ये आपको थोड़ा सा इसको समझना है। ये क्या है, पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। पुनर्बलन अनुसूची ये इसी से जुड़ी हुई अवधारणा है, तो मैं साथ के साथ आपको समझा देता हूं। पुनर्बलन अनुसूची, इस पे भी पहले प्रश्न बहुत कम आते थे, बट वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला बिंदु आपको समझना है, पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा किसने दी है? तो पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा किसने दी है? स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने। पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा किसकी अवधारणा है? स्किनर की अवधारणा। ये प्रश्न 2016 स्कूल व्याख्याता में आ गया, सिंपल समझ में आ गया। अब यहां से समझना क्या है, प्रश्न यहां से कैसे आते हैं ये समझना है। पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा स्किनर की है और स्किनर ने कहा कि इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? एक होता है सतत और एक होता है आंशिक। इसके दो प्रकार हैं, सतत और आंशिक अवधारणाएं। इन दोनों को समझना है, सतत क्या होता है और आंशिक क्या होता है। सबसे पहले इनके अर्थ में समझा रहा हूं। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है, और आंशिक का मतलब होता है पार्टियल। पार्टियल का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। अब सबसे पहले आपसे एक नॉर्मली प्रश्न पूछूं मैं, आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? साइकोलॉजी में अमूमन क्या होता है, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो होती नहीं है, उत्तर अलग ही आता है। अब जैसे सतत और आंशिक, इन दोनों को देख के आपके माइंड में विचार आ रहा होगा कि सर सतत सबसे बेस्ट होगा। नहीं, सबसे बड़ी अनुक्रिया होने की संभावनाएं सतत की अपेक्षा किस में होंगे? आंशिक में। तो पहला बिंदु क्या हो गया? पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा किसकी है?
स्किनर की अवधारणा है। कितने प्रकार हैं? दो, सतत और आंशिक। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, आंशिक का मतलब पार्टियल। दोनों में से महत्वपूर्ण कौन सी है? आंशिक है। अब थोड़ा सा आपको आंशिक को समझना। सतत का तो प्रकार एक ही है कि लगातार दिया जाएगा, और लगातार देने से अनुक्रिया की संभावनाएं क्या होती हैं? फिर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। आंशिक का मतलब कभी कभार। तो यहां थोड़ा सा आपको समझना है, ये आंशिक जो पुनर्बलन की अवधारणा ये क्या है। इस आंशिक को मैं समझा रहा हूं, इसको बहुत आराम से एक एक चीज आपको समझनी है। आंशिक अवधारणा, ठीक है। ये जो आंशिक पुनर्बलन की अवधारणा है, अनुसूची है, इसके अपन 4 प्रकार समझ रहे हैं। कितने प्रकार पढ़ रहे हैं? 4 प्रकार। ये बेहद महत्वपूर्ण है। सतत का मतलब लगातार, आंशिक का मतलब कभी कभार। इसके अंतर्गत अपन आंशिक के अंतर्गत 4 प्रकार पढ़ेंगे। मूल रूप से आंशिक के 2 प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? 2 प्रकार। और कौन से? एक अनुपात अनुसूची और एक होती है अंतराल अनुसूची, ठीक है। मूल रूप से इसके 2 प्रकार हैं, मैं इसको अलग से समझा रहा हूं आपको। आंशिक जो है उसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक अनुपात अनुसूची होती है और एक होती है अंतराल अनुसूची। अब इन अनुपात और अंतराल के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको समझना है। अंतराल के भी 2 प्रकार हैं और अनुपात के भी, टोटल 4 प्रकार हो गए। आंशिक अनुसूची के 2 प्रकार हैं, अनुपात और अंतराल, ठीक है। अब अनुपात अंतराल को समझना आपको। अनुपात और अंतराल के 2 प्रकार। अनुपात का मतलब समझ रहे हो? अनुक्रिया की दर, अनुक्रिया का प्रतिशत। और अंतराल का मतलब किससे लिया जाता है? समय से लिया जाता है। ये वक्त है, समय है, और ये क्या है? अनुक्रिया की दर है, कितनी है। और ये क्या है? समय है, कितने समय के बाद दिया जा रहा है। दोनों को समझिएगा आप। अनुपात के 2 प्रकार हैं, एक निश्चित अनुपात। कौन सा अनुपात? निश्चित अनुपात। और एक होता है परिवर्त्य अनुपात। बड़े आराम से समझिएगा इसको। निश्चित का मतलब हो गया फिक्स, ठीक है। और परिवर्त्य का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अंतराल के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित अंतराल अनुसूची और यह है परिवर्त्य अंतराल अनुसूची, ठीक है। समझिएगा, आंशिक अनुसूची 2 प्रकार के, अनुपात और अंतराल। अनुपात का मतलब है समय की मतलब प्रतिक्रियाओं की दर। किसका मतलब है? प्रतिक्रियाओं की दर। और अंतराल का मतलब क्या है साहब? समय है। दोनों को समझना। निश्चित फिक्स क्या होती है? परिवर्त्य। निश्चित का मतलब क्या है? एक निर्धारित दरों की संख्या निश्चित है। समझिए, मैं प्रत्येक बच्चे को हर 5वें, 10वें और 15वीं अनुक्रिया पे पुनर्बलन देता हूं। मैंने फिक्स कर रखा है 5, 10 और 15। सर का फिक्स है, धीर सर का, कि वो 5वीं, 10वीं और 15वीं अनुक्रिया पुनर्बलन देंगे, निश्चित है। कभी मैं दूसरी पे देता हूं, कभी चौथी पे देता हूं, कभी 20वीं पे देता हूं, मतलब फिक्स नहीं है। यहां मेरा फिक्स हो गया। बेहतरीन कौन सी होगी? फिक्स होगी या वेरिएबल होगी? आपके तुरंत दिमाग में आएगा। मेरा निश्चित है कि मैं हर 5वें उत्तर पे, हर 10वें उत्तर पे, हर 15वें पे पुनर्बलन दे रहा हूं। ये मेरा कौन सा? फिक्स है। जबकि कभी दूसरे पे, कभी 4 पे, कभी 25वें पे दे रहा हूं, ये कौन सा हो गया? परिवर्त्य। समझ में आ रहा है? बेहतरीन कौन सी हो जाएगी? परिवर्त्य हो जाएगी। जब आपको ऑलरेडी पता है कि यार सर का तो पता है, तो वहां आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपको पता नहीं कि सर कौन से उत्तर पे पुनर्बलन देंगे, मतलब वहां रोमांच बना रहेगा। इसलिए सबसे बेहतरीन अनुसूची कौन सी होती है? परिवर्त्य होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि मैंने फिक्स नहीं कर रखा है, मेरे पता नहीं किस उत्तर पे मैं पुनर्बलन दे दूं और किस पर नहीं दे दूं। ये परिवर्त्य है, और परिवर्त्य होने से बच्चों में रोमांच रहता है। इसलिए अनुक्रिया की संभावनाएं सबसे बेस्ट जो होती है, वो चारों में सबसे बेस्ट ये होती है परिवर्त्य अनुपात। भैया अंतराल से बेहतर कौन सा है? अनुपात है, क्योंकि प्रत्येक दर है, ये समय है। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सी होगी? परिवर्त्य, जो बदलता रहता है, और ये क्या है? फिक्स है। समझ में आ रहा है? अंतराल में समझिए, अंतराल का मतलब यहां किससे लिया गया? समय से। अंतराल के 2 प्रकार हैं, निश्चित अंतराल, परिवर्त्य अंतराल। ये फिक्स है। मैं प्रत्येक बच्चे को 10 मिनट बाद में पुनर्बलन देता हूं, 20 मिनट बाद में देता हूं, 1 महीने बाद देता हूं, 1 वर्ष बाद देता हूं। फिक्स है धीर सर का कि वो हर 20 मिनट बाद में पुनर्बलन देंगे। क्या हो गया? निश्चित अंतराल हो गया। परिवर्त्य का मतलब क्या है? कभी मैं 2 मिनट पे, कभी 10 घंटे पे, कभी 25 घंटे पे पुनर्बलन देता हूं। ये कौन सा है? परिवर्त्य। यहां फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। तो निश्चित में फिक्स है और ये बदलता रहता है। बेहतरीन कौन सा हो जाएगा? जो बदलता रहता है। क्या होता था? बदलता रहता है। अब इसको समझिए। पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार की, सतत और आंशिक। आंशिक के 2 प्रकार, अनुपात, अंतराल। अनुपात का मतलब क्या है? दर है। अंतराल का मतलब समय है। अनुपात के 2 प्रकार हैं, निश्चित अनुपात, परिवर्त्य अनुपात। अंतराल के 2 प्रकार हैं, निश्चित और परिवर्त्य। समझना कैसे है? केवीएस में एक प्रश्न आया, एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30वीं तारीख को
निर्धारित वेतनमान पूर्ण बलन के रूप में दिया जाता है, कौन सी अनुसूची है? प्रश्न पूछा गया, आपका उत्तर क्या होगा चारों में से? बताइए क्या होगा? निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित अंतराल, प्रत्येक महीने की 30 तारीख को, मतलब समय व्यक्त हो रहा है तो वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। उसमें ये लिखा आता है कि कभी 5 तारीख को, कभी 10 तारीख को वेतनमान दिया जाता है, तो क्या हो जाता? परिवर्ते। समय जहां आएगा वहां अंतराल है, और जो निश्चित समय आएगा वो निश्चित अनुपात है, जो बदलता रहता है वो क्या है? परिवर्ते। यदि यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि एक अध्यापक को परीक्षा परिणाम के आधार पर, उसके रिजल्ट के आधार पे, उसकी अनुक्रिया, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे पूर्ण बलन दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? कभी 60% परीक्षा परिणाम पे, कभी 80% परीक्षा परिणाम पे, वो तो हो गया परिवर्ते। और एक रेशियो बना रखा है कि साहब जिनका भी 100% रिजल्ट रहेगा उनको ये दिया जाएगा, वो क्या है? निश्चित है, फिक्स है। जबकि परिवर्ते मतलब जिसमें बदलता रहता है, कभी 80% पे जा रहा है, कभी 90% पे दिया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? परिवर्ते। समझ में आ गया? निश्चित फिक्स है, परिवर्ते बदलता रहता है। अनुपात मतलब दर है, अनुक्रियाओं की संख्या है, और अंतराल का मतलब है समय है। ये एक छोटा सा बिंदु था, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु था। बहुत से बच्चे निवेदन कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी का पूरा कोर्स उपलब्ध करवाओ, तो ये बहुत जल्दी मैं विथ एनिमेशन के साथ, पूरी पिक्चर क्वालिटी के साथ, कि आपके माइंड में साइकोलॉजी को बहुत उदाहरणों के द्वारा हर चीज़ एकदम से आपको महसूस हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत जल्दी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। चैनल पे भी कुछ चीज़ें मैं डालता रहूँगा, बहुत सारे वीडियोस लगभग डालता रहूँगा। गरीब जो बच्चे होंगे, जिन बच्चों को लगता है सर हम खरीद नहीं सकते, वैसे तो बहुत ज़्यादा फीस इसकी रहेगी नहीं, उन बच्चों के लिए मैं ऑफलाइन जैसे शुरू होगा तो उसमें मैंने पहले प्रयास किया है कि मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाऊं। यूट्यूब पे भी लगभग चीज़ों को मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा पूरी। और जिन बच्चों को पूरा कोर्स एक साथ चाहिए, उन बच्चों के लिए पूरा ये विथ एनिमेशन के साथ, पूरा कंप्लीटली एक पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ में आपके माइंड में हर चीज़ एक पिक्चर के रूप में बनती जाए, ये मेरा प्रयास है। तो बहुत जल्दी मिशन के ऐप के ऊपर ये पूरा कोर्स जो है उपलब्ध करवाने का हमारा एक प्रयास रहेगा। अभी ये चल रहा है, जल्दी आप लोग इसको देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी ऐसे जो टेक्निकल अवधारणाएं हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि ये जो वीडियो आप देखते हैं अधिक से अधिक अपने साथियों को ज़रूर शेयर करा करो। धन्यवाद।